आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। जिस तरीके से यूरोप आगे बढ़ रहा है 100 200 300 सालों में खत्म हो सकता है, कैसे बात करेंगे, लेकिन वाकई में चौंकाने वाली चीज़ें सामने आई हैं। इंडियन एक्सप्रेस का ये बहुत ही अच्छा आर्टिकल है जिसमें ये बताता है कि यूरोप बहुत तेज़ी से गर्म हो रहा है, भारत भी उतनी तेज़ी से गर्म नहीं हो रहा है। अजीब व गरीब बात है। देखिए, पहले तो थोड़ा सा शुरुआत में हम कंसेप्ट समझ लेते हैं। एनसीईआरटी ज्योग्राफी मैंने बहुत अच्छे से पढ़ाई है, आप उस कोर्स को भी अवेल कर सकते हैं। ये है हमारी धरती, ये है हमारे इक्वेटर, ये है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, भारत यहाँ पे आता है। तो यहाँ पे सनलाइट डायरेक्ट पड़ती है, तो इस एरिया में ये 23.5 हाफ डिग्री नॉर्थ और 23.5 हाफ डिग्री साउथ, ठीक है, लैटिट्यूड्स पे। तो ये वाला जो एरिया है ना, ये जो आपको दिख रहा है, यहाँ पे सनलाइट बहुत तेजी से पड़ रही है, तो ये एरिया में इसीलिए बहुत ज़्यादा गर्मी रहती है। अब जैसे जैसे आप ऊपर जाते जाएंगे, हायर लैटिट्यूड्स पे जाते जाएंगे, यहाँ पे एंटार्क्टिक है, यहाँ पे आर्कटिक है, ठीक है ना, तो फिर टेंशन की बात नहीं, मतलब ऊपर आर्कटिक है, इधर नीचे एंटार्क्टिक, तो टेंशन की बात नहीं है, ठीक है ना। क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पे तो सनलाइट है, ऊपर से ये ठंडा है, तो यहाँ अमेरिका आता है, यूरोप आता है ऊपर, ठीक है ना। जैसे जैसे आप ऊपर जाते जाएंगे तो ये तो ठंडे हैं, इसीलिए यूरोप का खूबसूरत एटमॉस्फेयर रहता है, अमेरिका में भी ठीक ठाक बढ़िया रहता है हालात, है ना। लेकिन ट्रॉपिक्स में बुरी हालत। अब जो रिपोर्ट सामने आई है उसमें यह बताया है कि ट्रॉपिक्स वाले बहुत तेजी से गर्म नहीं हो रहे हैं, ऊपर वाले बहुत तेजी से गर्म हो रहे हैं, ठीक है। जैसे जैसे आप हायर लैटिट्यूड पे जाएंगे, ये हिसाब किताब, तो जो ग्लोबल टेम्परेचर है वो बहुत तेजी से हो रहा है। अब इसमें देखिए, नेचुरल एक्टिविटी और ह्यूमन एक्टिविटी मेन है। नेचुरल एक्टिविटी भी है बट मेन ह्यूमन एक्टिविटी है। और भाई, ग्रीन हाउस गैसेस तो सबसे बड़ा ये कल्पेट है, ये विलन है जो कि एटमॉस्फेयर में जा रहा है। लेकिन सारे रीजन्स इस तरीके से नहीं हीट कर रहे। मैंने बताया ना, भारत, ये इनफैक्ट ट्रॉपिक्स में जो रीजन है वो भी बहुत तेजी से हीट नहीं कर रहे हैं। वार्मिंग हर जगह हो रही है, गर्मी हर जगह पड़ रही है। अभी देखिए, भारत में भी पड़ रही है। भैया देखो, चलो आज 22 अप्रैल है, मई जून निकल जाए, इस बार बारिश बढ़िया होने वाली है। 105% ये एलपीए जो है ना, ठीक है, 105% कि 100% से ज़्यादा इस बार बारिश होगी। अब एवरेज रेनफॉल की बात की गई है। वैसे भी लानीनो आ गया है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन गर्मी तो भारत में भी पड़ रही है और अभी पड़ेगी, 2 महीने तो ऐसी की तैसी हो जाएगी। इससे ज़्यादा गर्मी यूरोप में पड़ रही है। अभी आप यूरोप जाएंगे तो हो सकता है आपको ठंडा लगे एटमॉस्फेयर, लेकिन ये पहले और ठंडा हुआ करता था। तो कंपैरेटिवली जो है यूरोप 2 गुना ज़्यादा जो है वो गर्मी की चपेट में है। जो ग्लोबल एवरेज है 1.3 के करीब, यूरोप 2.5 के करीब जो है वो जा रहा है। तो ऐसा क्यों है? क्यों ये फास्टेस्ट वार्मिंग कॉन्टिनेंट जो है वो बन गया है? तो कॉपरनिकस क्लाइमेट चेंज सर्विस इन एसोसिएशन विद WMO के साथ इन्होंने एक पूरी की पूरी यहाँ पे रिपोर्ट जो है वो छापी है और बताया है कि यूरोप वाकई में खतरे में है। लेकिन आप खतरे से बच जाएंगे, क्योंकि आज हमारी अगली क्लास होगी पोलैरिटी और एनर्जी की। तो आप इस क्लास को जरूर अटेंड करें और कोर्स को अवेल करें। डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में लिंक दिया है। 2024 जो था वो वार्मेस्ट ईयर था एवर रिकॉर्डेड ऑन द प्लैनेट, और यूरोप के लिए भी ये तबाही का साल था। अब यूरोप में भी एक तो ईस्टर्न यूरोप है। ईस्टर्न यूरोप की बात करते तो रशिया वाला जो रीजन है ना, इधर साइड, ठीक है, वो ईस्टर्न में आ जाएगा। और वेस्ट में ये जो अभी नया वाला रीजन है ना, आपका इटली हो गया, इंग्लैंड हो गया, फ्रांस हो गया, स्पेन हो गया, ये सब वेस्टर्न यूरोप में आएंगे। ईस्टर्न यूरोप के हालात और ज्यादा खराब है। ईस्टर्न यूरोप में ज्यादा सनियर और वार्मर कंडीशन देखने को मिलेगी कंपेयर टू वेस्टर्न यूरोप, जहां पे आपको कूलर, क्लाउडियर और वेटर क्लाइमेट आपको देखने को मिलेगा। अब ईस्टर्न यूरोप में भैया रशिया आ गया, रोमानिया, क्रोएशिया, बल्गेरिया, कोसोवो, सर्बिया, जहां पे हमेशा बर्फ पड़ती है, ठीक है, ये हिसाब किताब। तो यहां पे टेम्परेचर ज्यादा हमको देखने को मिले हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात है, आखिरकार ऐसा क्यों? 1.3 डिग्री सेल्सियस जो है वो ग्लोबल टेम्परेचर है, ग्लोबल एवरेज है, और यूरोप 2.4 डिग्री सेल्सियस पे खड़ा हुआ है। और हम सबको पता है कि एक बार 1.5 डिग्री सेल्सियस से ऊपर चीजें चली गई तो फिर वो इररिवर्सिबल होती है, आप उसको रिवर्स नहीं कर सकते। तो अब हम बात करते हैं आखिरकार ऐसा क्यों। इसका मेन रीजन दोस्तों ये है कि जो हीट वेव लगातार बढ़ती जा रही है भयंकर तरीके से। अब हीट वेव, मैंने आपको हमेशा लो प्रेशर और हाई प्रेशर का कंसेप्ट बताया है कि ऑलवेज हाई प्रेशर से लो प्रेशर चीजें जाती हैं हमेशा। भाई आप खुद सोचो, कहीं आप काम कर रहे हो, बहुत हाई प्रेशर है, तो आप लो प्रेशर में ही काम करना चाहोगे ना। ये मेरे ख्याल में अब बाद में बार बार समझाने की जरूरत नहीं है। हैवी रेनफॉल और फ्लडिंग हमको देखने को मिल रही है, वो भी क्लाइमेट चेंज की ही वजह से, ठीक है ना। कुछ जगह पे इतनी बारिश हो रही कि बाढ़ आ जा रही है। उसके बाद जो डिक्लाइन हमको कोल्ड वेदर में देखने को मिल रहा है, जो बर्फीला एरिया था वो धीमे धीमे पिघल रहे हैं। आप समझ रहे हो, जहां पे 3-3 4-4 महीने तक ठंड रहती थी
वहां पे 2-2 1-1 महीने ठंड रह रही है। और भारत में भी ये हमको देखने को मिला, ठंड उस हिसाब से पड़ी नहीं है दोस्तों। इस बार कश्मीर में दिसंबर जनवरी तक गजब बर्फ पड़ जाती थी, 1-1 महीने डिले हो गई है ये हिसाब किताब। तो कोल्ड स्ट्रेस डे जो है वो काफी ज्यादा कम हो रहे हैं, ठीक है ना। तो ये देख रहे हैं। चलिए, सबसे पहला रीजन है आर्कटिक कनेक्शन। अब आपको पता है कि ये यूरोप जो है वो आर्कटिक के पास आता है, और आर्कटिक एंटार्क्टिका से, एंटार्क्टिका इतनी तेज से नहीं पिघल रहा है, लेकिन आर्कटिक जो है वो बहुत तेजी से गर्म होता जा रहा है। 3 से 4 गुना ज्यादा जो ग्लोबल एवरेज है उससे 3 से 4 गुना ज्यादा जो है वो आर्कटिक पिघल रहा है। भाई सिंपल सी बात है ना। आप जैसे यहां पे हमारा कमरा है, ये तो एक टेम्परेचर पे मेंटेन है, लेकिन अगर ये बर्फ जमेगी और जरा सा टेम्परेचर गया तो बर्फ पिघलने लगेगी। तो यही आर्कटिक में हमको देखने को मिल रहा है। आज यूरोप जो है सबसे बड़ा लैंड मास, पूरा रशिया ही उधर आर्कटिक से कनेक्टेड, तो ये यूरोप और स्पेशली ईस्टर्न यूरोप जो है ये यहां पे कनेक्टेड है कि नहीं है। और बहुत लोग यहां पे नहीं रहते हैं, इनहैबिटेड है बेसिकली। तो ओवरऑल टेम्परेचर अगर आर्कटिक गर्म होगा तो जाहिर सी बात है यूरोप भी गर्म होगा। उसके बाद फिर एल्बिडो इफेक्ट, जैसे आइस मेल्ट होती है ये डार्कर लैंड को एक्सपोज करती है, ठीक है। देखो एक चीज हमेशा याद रखो कि जो लैंड होता है, लैंड, ठीक है, जो जमीन है वो बहुत तेजी से गर्म होती है और बहुत तेजी से ठंडी भी होती है। अभी आप जैसलमेर चले जाओ, अभी मैं गया था फरवरी में जैसलमेर, तो मैं सुबह, मेरी सुबह 5:30 बजे ट्रेन पहुंची थी जयपुर से, तो सुबह 5:30 बजे 5 से 6 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर था। हम अकड़ गए थे, इतना ज्यादा टेम्परेचर। उसके बाद 11 बजे या 11:30 बजे जब हम वहां पे तैनात माता मंदिर गए और बॉर्डर पे गए, इतनी भयंकर गर्मी। तो मैं अपनी वाइफ से वही कह रहा था कि लोग यहां पे अभी मई जून में कैसे रहेंगे। सरफेस टेम्परेचर 60 डिग्री सेल्सियस चला जाता है दोस्तों, थार डेजर्ट का, जो जैसलमेर, बीकानेर, ये जितने भी एरिया है ना, ठीक है ना, बाड़मेर, और रात में वो उतना ही गिरेगा 20-25 डिग्री सेल्सियस तक। क्यों? क्योंकि लैंड जो होता है ना वो बहुत ज्यादा हीट एब्जॉर्ब करता है और उतनी ही तेजी से रिफ्लेक्ट करता है। लेकिन जो समुद्र होता है वो धीमे धीमे हीट एब्जॉर्ब करेगा और धीमे धीमे हीट रिफ्लेक्ट करेगा। आप समझ रहे हो? तो यहां पे कुछ यही देखने को मिलता है। जो ओशन सरफेस है वो सोलर रेडिएशन को एब्जॉर्ब करते हैं और यहां पे ज्यादातर सनलाइट को ये भी रिफ्लेक्ट करते हैं। जितना ज्यादा आइस मेल्ट करेगी भाई उतनी ही ज्यादा वार्मिंग होगी। क्यों वार्मिंग होगी? क्योंकि फीडबैक लूप में फंस जाता है। देखिए यहां पे आइस जो है, क्योंकि होता क्या है कि जो एंटार्क्टिका है वो बहुत ज्यादा स्लोली है, आइस शीट्स जो है वो कम, सूरज की वजह से ओशन गर्म है, ठीक है, गर्म तो है ही है। लैंड जो है हमने बताया कि आइस भी बहुत तेजी से रिफ्लेक्ट करती है, लेकिन जब गर्मी पड़ रही है, आइस मेल्ट हो रही है, समुद्र में जा रही है सारी की सारी आइस, पानी जो है वो गर्म हो रहा है। जाहिर सी बात है जब पानी गर्म होगा, ठीक है, ओशन भी तो गर्म होता ही है ना, और ओशन धीमे धीमे गर्म होता है और देर तक गर्म रहता है, ठीक है, धीमे रिफ्लेक्ट करेगा। आप समझ रहे हो? जैसे लैंड तो तुरंत रिफ्लेक्ट कर देगा, ओशन धीमे धीमे रिफ्लेक्ट करता है। तो उसके इफेक्ट, क्योंकि भाई आर्कटिक जो है वो सीधा यूरोप से कनेक्टेड है, इसीलिए हमको ये देखने को मिल रहा है। आप समझ रहे हो? दूसरा है लैंड वार्मिंग, जो कि बताया, ये ओशंस की हमने बात कर दी। फिर लैंड वार्मिंग पे आ जाओ। अब वार्मिंग जो है पूरे ग्लोब में इट्स नॉट इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड, ठीक है ना। जैसा कि हमने बताया कि ओशन से ज्यादा लैंड एरिया जो है वो गर्म होते हैं। हायर लैटिट्यूड जो कि पोल से ज्यादा है, क्लोज पे है, दे आर हीटिंग अप मोर क्विकली। ट्रॉपिकल रीजन इतना ज्यादा हीट नहीं हो रहे हैं जितने ये लैंड एरियाज जो कि पोल्स के पास है वो हो रहे हैं। भारत 0.7 डिग्री सेल्सियस तक गर्म हुआ है। 1.59 डिग्री सेल्सियस ग्लोबल लैंड एरियाज है जितना। तो एक तरीके से इधर समुद्र ज्यादा है, ठीक है ना, जाहिर सी बात है, और ऊपर लैंड ज्यादा है, तो वो एरिया कंपैरेटिवली ज्यादा गर्म होंगे। इसीलिए लैटिट्यूड्स पे इस समय ज्यादा गर्मी पड़ रही है, बाकायदा की ट्रॉपिकल पे। फिर उसके बाद क्लीनर एयर। अब यूरोप जो है वो एकदम क्लीन एनर्जी पे चला गया है। अब यूरोप जो है उसने एयर पोल्यूशन को ड्रास्टिकली कम किया है, ठीक है ना, बहुत तेजी से कम किया है। अब रिपोर्ट ये बताती है कि यहां पे एरोसॉल एमिशंस को उन्होंने खत्म कर दिया है पूरी तरीके से। अब ये एरोसॉल क्या होते हैं? टाइनी सॉलिड लिक्विड पार्टिकल्स होते हैं हवा में, है ना। अब इन्हीं की वजह से पॉल्यूशन होता है, इनको खत्म कर दिया। लेकिन इन एरोसॉल की एक वो होती है, कैरेक्टरिस्टिक होती है, ये क्या करते हैं? सनलाइट को रिफ्लेक्ट करते हैं, ठीक है ना, क्योंकि ये हवा में सस्पेंडेड है तो सनलाइट आती है, ये रिफ्लेक्ट कर देते हैं, यानी कि उतनी गर्मी जमीन तक आ ही नहीं पाती है। अब ये है नहीं, बिल्कुल क्लियर स्काई है, और इन एरोसॉल की वजह से क्लाउड फॉर्मेशन भी होते हैं। तो क्लियर स्काई बहुत ज्यादा जो गर्मी जो है वो जमीन तक पहुंचती है, जिसकी वजह से यूरोप गर्म हो रहा है।
एक ये भी बहुत बड़ा रीजन है जो कि वार्मिंग को एक्सेलरेट कर रहा है। जाहिर सी बात है, क्लीनर एयर पब्लिक हेल्थ के लिए तो बहुत अच्छी है, लेकिन यूरोप जो है वो अपने टेम्परेचर को इस वजह से भी बढ़ाता जा रहा है। अगला, उसके बाद जो एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन में चेंजेस आए हैं, क्योंकि जो हीट वेव है वो लगातार बढ़ती जा रही है और हवा भी उस हिसाब से चलेगी। जितना ज़्यादा अगर लो प्रेशर एरिया जनरेट होगा तो हाई प्रेशर से लो प्रेशर पे जाएगी। और लो प्रेशर एरिया कब जनरेट होता है? जब गर्मी होती है, व्हेन देयर इज हीट। जहां पे गर्मी होगी वो एक लो प्रेशर एरिया है, तो जितनी भी अगल बगल की हवाएं हैं वो यहां पे आ जाएंगी। ठीक है, आप समझ रहे हो। और उसके बाद जो सी टेम्परेचर, सी सरफेस टेम्परेचर भी राइज हो रहा है। अब सी अगेन फिर वो एक लो प्रेशर एरिया डेवलप कर रहा है। फिर अर्बन हीट आइलैंड इफेक्ट। आप यूरोप में जाएंगे, बड़ी बड़ी कांच की बिल्डिंग है, कांच की बिल्डिंग बड़ी डेंजरस होती है, वो बहुत ज़्यादा हीट रिफ्लेक्ट करती है, जिसकी वजह से आसपास का एटमॉस्फेयर गर्म हो जाता है। और ग्लेशियर मेल्टिंग की भी वजह से ये एल्बिडो इफेक्ट जो है वो ज़्यादा आ रहा है। तो यूरोप एक तरीके से बहुत तेज़ी से गर्म हो रहा है, और अगर कुछ नहीं किया गया ना तो ये इर्रिवर्सिबल हो जाएगा, यानी कि लोग यूरोप छोड़ छोड़ के भागने लगेंगे। अजीब व गरीब बात है कि हम सब यूरोप भागना चाहते हैं, इमाइग्रेशन उधर साइड हो रहा है, लेकिन क्लाइमेट चेंज कुछ इस तरीके से हो रहा है ना यूरोप पे कि आगे आने वाले समय में बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो जैसे जैसे ग्लोबल क्लाइमेट क्राइसिस डीप होती जा रही है ना, चीज़ें बढ़ती जा रही हैं, खतरनाक चीज़ें बढ़ती जा रही हैं। इससे पहले कुछ नहीं किया गया तो प्रॉब्लम हो सकती है। आई एम श्योर सरकारें अपनी तरफ से कोशिश कर ही रही हैं, बट बात यह है कि सरकारें बस अपने प्रॉफिट का सोचती हैं। इस तरीके की रिपोर्ट्स आती हैं और उसको बस साइड में कर दिया जाता है। बट अब हमको सोचना पड़ेगा कि क्लाइमेट चेंजेस फॉर रियल। बाकी आप हमारे कोर्स को अवेल करें। आज शाम को क्लास होगी, खुश रहिए, पढ़ते रहिए। दिस इज सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ।